हाय स्टूडेंट्स। चलो आज इस वीडियो में हम देखते हैं परक्विजिट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 गिव्स द डिटेल्स ऑफ ऑल परक्विजिट्स। एक्चुअली वो परक्विजिट की कोई कैलकुलेशंस नहीं बताता आपको, बट इट गिव्स द नेम ऑफ द परक्विजिट्स और परक्विजिट का कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट, ये हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल वाइज, क्योंकि ये सारी चीजें रूल में दी गई है। करेक्ट। तो चलो नेक्स्ट जंप करते हैं कि पहला परक्विजिट कौन सा आता है। मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूं मैं कि बहुत सारे परक्विजिट अपने पास है, बट यहां पे हमें कौन से देखने हैं जो आगे आगे आएंगे वो हमें देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए इस स्लाइड पे क्या दिखता है। अभी अभी इस स्लाइड पे दिखता है, आपको दिखेगा अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 परक्विजिट इंक्लूड्स, सो दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। फर्स्ट रोमन 1, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज रोमन 2 क्लॉज रोमन 1, द वैल्यू ऑफ रेन फ्री एकोमोडेशन। देखिए बिहाइंड मी आपको एक घर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको रेन फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है। अकोमोडेशन मतलब घर मिल रहा है आपको, प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। मतलब क्या कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास घर है, आप उस घर में रह सकते हो। बट देयर आर द टू ऑप्शंस। इस घर के लिए भी दो ऑप्शन है। अभी ऑप्शन कैसे मैं बताता हूं। नहीं, एसएससी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एसएससी के लिए रहना सकता है तो वो रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम अ एम्प्लॉय, अज्यूम कीजिए कि मैं एम्प्लॉय हूं और मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि मैं ही आपको रहने के लिए घर दे देता हूं। तो वो जो घर रहने के लिए देता है तो वो कैसे, तो एम्प्लॉयर कहता है या तो मेरे खुद का घर है। एम्प्लॉयर क्या कहता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वार्टर है, मेरे पास बहुत सारे घर पड़े हुए हैं, उसमें से एक कोई भी घर आप ले सकते हो। दूसरी चीज, चलो मान लीजिए मेरे पास घर नहीं है बट मैं आपको लीज पे लेके दे सकता हूं, उसका रेंट कौन बेयर करेगा, एम्प्लॉयर बेयर करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि एम्प्लॉयर मुझे रहने के लिए घर दे रहा है, वो एम्प्लॉयर का खुद का भी हो सकता है, खुद का नहीं भी हो सकता है। तो ये परक्विजिट कैलकुलेट करना कैसे, क्योंकि घर रहने के लिए तो थोड़ी ना पैसा दिया है मेरे को। भाई रहने के लिए घर दिया है इसका मतलब थोड़ी ना मुझे पैसा मिला है, पैसा नहीं मिला है। तो कैलकुलेट कैसे करना है, टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए कि मैं किसी पे कहां पे तो मैं जॉब करता हूं और मुझे उन्होंने कहा कि ये घर है भाई यहां पे आप रहो, तो पैसा कहां मिला, किधर मिला मुझे पैसा, कुछ मिला ही नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सेबल किसको करेगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी होशियार है। डिपार्टमेंट कहता है कि वेट वी हैव अ रूल, तो नीचे लिखा है कंप्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी अ प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा लिखा हुआ है। कंप्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो प्रिस्क्राइब कहां पे लिखा हुआ है, रेफर रूल 3 ऑफ 1 टेबल ए। रूल 3 सब रूल 1 ऑफ टेबल ए जरूर देखो, वहां पे आपको मिल जाएगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है। मैं लेने वाला हूं वो, ऐसा टेंशन नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, उसमें से उस टेबल ए में जो भी पार्ट है वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, बट ऐसा लिखा गया है। दूसरी चीज, अभी सेकेंड क्लॉज क्या कहता है इसमें से, the value of any accommodation is provided to the SSC by his employer to at a concessional rate। कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमें घर रहने को मिला है बट जस्ट एट ए डिस्काउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है हमें। मतलब एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको रहने के लिए घर तो दे रहा हुआ है बट मैं आपके सैलरी से कुछ ना कुछ तो अमाउंट विल डिडक्ट, मैं कट करूंगा, किसके लिए, आपको मैं रहने के लिए घर देता हूं, तब तब जाके वो कंसेशन होता है। जो ऊपर का रोमन 1 है वो फ्री में दिया गया है, कोई भी आपसे अमाउंट रिकवर नहीं किया जा रहा है। बट सेकंड कहता है कि आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया जा रहा है क्योंकि मैं रहने के लिए आपको घर दे रहा हूं। जब अमाउंट रिकवर होता है तो उसको कंसेशनल कहते हैं, और जब कुछ नहीं रिकवर होता है तो उसको कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आगे एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, for the purpose of this subclause, it is clarified that the accommodation shall be deemed to have been provided at a concessional rate. Deemed to have been provided concessional rate मतलब concessional rate से कैसे प्रोवाइड होता है, उसके आगे लिखा है if the value of accommodation is computed in a such manner as the case may be a prescribed। यहाँ पे वो वर्ड आया था, वही ऊपर उठा के मैंने
लिख दिया। तो वैल्यू डिटरमाइन करो अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मैनर, जो रूल 3 में लिखा है वो एक्सीड। सपोज आपको जो घर मिलता है उसका जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो ज्यादा होता है किससे, अमाउंट रिकवरेबल एंड पेएबल बाय द एसएससी। मतलब मैंने पहले ही बोला था कि आपके सैलरी से कुछ ना कुछ तो अमाउंट जब रिकवर होता है तो उसको कहते हैं रेंट फ्री एट कंसेशनल रेट। बट उसका वैल्यू कहां पे करोगे, कैसे करोगे, रूल 3 में दिया है। तो चलो विल जंप ऑन द रूल 3 का सम पार्ट कि जिसमें पहले क्या लिखा गया है। आइए यहां पे देखिए, तो यहां पे पहले क्या दिया है, तो यहां पे पहले दिया गया है कि यह सामने अच्छा सा एक घर आ गया, करेक्ट, आपको रहने के लिए देखिए कितना सुंदर घर दे रहा है। तो इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अभी यहां पे देखिए मजा क्या है, अनफर्निश्ड बोल रहे मतलब सिर्फ रहने को घर मिल रहा है, फर्निश नहीं, कुछ भी फर्नीचर नहीं। फर्नीचर में सब कुछ आता है, आप वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एवरीथिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस वो फर्नीचर में कवर होते हैं। बट यहां पे ऐसा दिया जा रहा है कि अनफर्निश अकोमोडेशन मतलब आपको कुछ भी रहने के लिए सिर्फ घर दिया जा रहा है, कोई भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस नहीं, नो, कोई भी फर्नीचर नहीं। जब फर्नीचर होगा तो उसका कैलकुलेशन बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ हम देखते हैं घर, सिर्फ घर मिला है। ये देखो साइड में आपको एक घर दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, अज्यूम करो कि ये सिर्फ रहने के लिए घर मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना आपको इसमें फर्नीचर मिल रहा है, ना खाने की चीजें मिल रही है, ना बर्तन मिल रहा है, ना नथिंग नथिंग, सिर्फ सिर्फ खाली घर मिल रहा है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन गिवन, और आगे लिखा है कि अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब अब ये बात किसकी चल रही है, प्राइवेट एम्प्लॉय की चल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉयज की। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कैलकुलेशंस थोड़ा अलग है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए सपोज रहने के लिए घर देता है एम्प्लॉयर, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो देखो वो क्लॉज ए बाद में आ गया, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन एज पर रूल 3(1) टेबल 1, उसमें से भी टेबल मतलब टेबल ए में, टेबल जो कॉलम है 1 2 ए, करेक्ट, उसमें सारा मैंने डिटेल्स दे दिया आपकी। रूल 3 देखो, उसमें सब रूल देखो, उसमें टेबल देखो, टेबल में आपको रोमन 1 मिलेगा, रोमन 1 में सेकेंड क्लॉज, सेकेंड में आपको देखना है क्लॉज ए, ठीक है। आपको वहां पे जाके इनकम टैक्स साइड पे देखना है तो आप देख सकते हो, बट मैं सारी चीज यहां पे लेके आया। तो चलो अगले शीट पे, तो ये कैलकुलेशन क्या बताता है वो देखते हैं। तो आगे जाके मतलब ये सारा घर के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब जो आपको रहने के लिए घर दिया वो, तो देखो, तो आइए यहाँ पे देखो, मस्ट आपको ये तो घर तो मिल रहा है, तो अभी टैक्सेबल कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात दी उन्होंने, कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर के लिए, सिर्फ सिर्फ घर के लिए, फर्नीचर के लिए नहीं। तो क्या दिया गया, पर्टिकुलर अमाउंट, आए हाय देखो देखो, वैल्यू फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो व्हाइट कलर में आपको ये दिख रहा है, ये वैल्यू कैसे आया, तो एज पर रूल 3 वो कहते हैं कि 10% ऑफ सैलरीज इन सिटीज पॉपुलेशन हैविंग एक्सीडिंग 40 लाख सेंसियस 2011, जिस सिटी का पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख है उस सिटी के लिए आपको घर दिया जा रहा है तो 10%। अभी आपको हो गया ऐसा क्यों, घर दिया जा रहा है तो बेनिफिट क्या होगा, बट ऑब्वियस बच्चों, आपको जब रहने के लिए घर दिया जा रहा है इसका मतलब आपके जेब से पैसा कम जा रहा है, आपके जेब से पैसा बच रहा है। सपोज घर नहीं मिलता तो आप रेंट पे करते, रेंट पे करते मतलब आपके जेब से पैसा जाता, वो पैसा नहीं जा रहा है। इसी के लिए क्या कहते हैं कि जब सिटी का पॉपुलेशन 10-40 लाख से ऊपर हो तो 10% ऑफ सैलरी, व्हाट डू मीन बाय सैलरी, विल सी लेटर। जब 40 लाख 15 से 40 लाख का गैप हो तो 7.5% आता है, 15 लाख टू 40 लाख तक आओगे तो 7.5%, और नॉट एक्सीडिंग 15 लाख रहेगा तो 5% आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरीज का टैक्सेबल। मतलब आइडेंटिफाई करो कि घर कौन से सिटी में मिला है, आइडेंटिफाई करो, आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि घर कौन से सिटी में दिया है, एंड इन अ प्रैक्टिकली वे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली घर आपको कौन से सिटी में मिला है। सपोज आई एम बिलोंगिंग टू द पुणे, सो पुणे का पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख है, मोर देन 20 लाख है, तो बट ऑब्वियस है ये इसी कैटेगरी में आ जाएगा। 40 लाख तक का मेरा ख्याल नहीं है, पॉपुलेशन 40 लाख नहीं है उसकी, पुणे की पॉपुलेशन, बट
20 लाख के ऊपर तो है ही है, तो हम 7.5 के कैटेगरी में आ जाएंगे। बट मान लीजिए, मैंने बोला है, अभी मैंने 2011 का सेंसस देखा नहीं है, बट सपोज 40 लाख के ऊपर हो तो 10%, 15 और 40 हो तो 7.5%, और एक्सीडिंग 15 हो तो 5%। तो ये आ गया वैल्यू फॉर घर के लिए। तो उसमें क्या लिखोगे? लेस अमाउंट रिकवर्ड। अभी ये ऑप्शन कब आएगा? जब आपके सैलरी से कुछ अमाउंट, कुछ हद तक अमाउंट रिकवर किया जा रहा है टू प्रोवाइडिंग द हाउस। तो लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम हिज सैलरी फॉर द अकोमोडेशन, डिडक्ट करो, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा टैक्सेबल फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन इफ इट्स पॉजिटिव। सपोज ये अमाउंट पॉजिटिव, मतलब दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये अमाउंट रिकवर्ड इज ग्रेटर देन दिस, तो बट ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव सैलरी तो कभी आती नहीं है, क्योंकि सैलरी नेवर कम्स इन द नेगेटिव फॉर्म। तो सपोज पॉजिटिव फिगर होगा तो टैक्सेबल होगा, नेगेटिव होगा तो छोड़ दो, वो टैक्सेबल नहीं होगा, आप ही ने ज्यादा पैसा दिया घर रहने के लिए, ऐसा होगा। ठीक है, बट यहां तक हो गया क्या? एकोमोडेशन का टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए। बट ये तो कितनी बार आ चुका है, सैलरी सैलरी सैलरी। व्हाट डू मीन बाय सैलरी? तो कम हियर। सो द रूल 3 का एक्सप्लेनेशन कहता है, रूल 3 का एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज सैलरी इंक्लूड्स। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करोगे? बेसिक पे इंक्लूड करना है, अलाउंसेस इंक्लूड करने हैं, बोनस इंक्लूड करना है, कमीशन पेबल ऑन द मंथली इंक्लूड करना है, और अदरवाइज एनी मॉनिटरी बेनिफिट होगा वो कंसीडर करो, मतलब आपको जो भी मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है पैसे के फॉर्म में, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर एज द केस मे बी। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी है जब हम 10%, 7.5% और 5% कैलकुलेट करना हो। तो क्या नहीं कैलकुलेट करना है? वी आर कैलकुलेटिंग द पर्क विजिट। अभी हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? पर्क विजिट। तो पर्क विजिट की सैलरी के लिए पर्क विजिट इंक्लूड नहीं किया जाता। तो देखिए, ये नहीं इंक्लूड करने के लिए उन्होंने बोला है, मीनिंग ऑफ सैलरी बोल रहे हैं। तो देखिए, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली क्या क्या नहीं? डीएनएस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, अलाउंस विच आर एग्जम फ्रॉम द टैक्स, वैल्यू ऑफ द परक्विजिट स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज। परक्विजिट कैलकुलेट करने के लिए परक्विजिट कंसीडर करना नहीं है, और एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर द प्रोविज ऑफ दिस क्लॉज। तो मतलब ये सारे जितने क्लॉजेस है ये इंक्लूड नहीं करना है व्हाइल यू कैलकुलेटिंग द डेफिनेशन ऑफ द सैलरी। ठीक है, यहां तक बच्चों मैं समझता हूं कि आपको सिर्फ इतना समझाए कि सैलरी पे 10%, 7.5 और 5 निकाल के अमाउंट रिक्वायर्ड माइनस करना, दैट विल बी द रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल अमाउंट। कैलकुलेट कैसे करना है, डोंट वरी, विल टेक अ प्रॉब्लम ऑन दिस। सो आपको समझ में आएगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे टैक्सेबल होता है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दिमाग में प्रोविजन रखना है, करेक्ट। तो आगे चलते हैं, आगे हमें देखना है कि सपोज ये घर रेंट पे हो तो कैसा टैक्सेबिलिटी करोगे। तो देखो आगे, तो देखो अभी यहां पे अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट थिंग, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। बट कब कब, वेट, एज पर द रूल 3.1, अभी ये जो घर मेरे पीछे आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, रूल 3.1 टेबल 1(2)(b), द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज, मतलब एम्प्लॉयर के पास खुद का नहीं है, खुद का घर एम्प्लॉयर के पास नहीं है, लीज और रेंट बेसिस पे उसने लिया और आपको दिया है। मतलब ये मेरे स्क्रीन के पीछे, मतलब यहां पे ये जो घर दिख रहा है ये मान लीजिए कि एम्प्लॉयर का है ही नहीं है। तो एम्प्लॉयर क्या करना चाहता है कि भाई मेरे पास तो घर नहीं है बट आई हैव टू प्रोवाइड द हाउस टू यू, मैं लीज पे लेता हूं, मैं रेंट पे लेता हूं, मैं देन आपको प्रोवाइड करता हूं। ओके फाइन, दीजिए फिर। तो उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट कहता है इसको टैक्सेबल कैसे करे, तो इसके लिए प्रोविजन ऐसा लिखा गया रूल में। तो देखिए, the value of accommodation being actual amount of lease rental paid or payable by the employer or 10% of the salary whichever is lower। तो दो चीज कैलकुलेट करना है, मालक या एम्प्लॉयर या मालिक, घर मालिक जो एम्प्लॉयर है आपका, जो आपको सैलरी देता है, वो एक्चुअली रेंट कितना पे करता है वो अमाउंट, वो एक्चुअली रेंट कितना पे करता है वो अमाउंट, और 10% ऑफ सैलरी जो हमने सैलरी पीछे पढ़ा है, सैलरी का डेफिनेशन हमने पढ़ा है, तो उसके ऊपर 10%, इन दोनों में से जो भी लोअर फिगर होता है दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट।
in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the SSC during the previous year. करेक्ट. कितने पीरियड तक? 6 महीने के लिए होगा तो ये सारे कैलकुलेशंस 6 महीने के लिए बनेंगे. 10 महीने के लिए होगा तो ये सारे कैलकुलेशन 10 महीने के लिए बनेंगे, और साल भर के लिए रहेगा तो ये सारे कैलकुलेशन साल भर के लिए बनेंगे. तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज रेंट पे लिया गया तो रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट फॉर द रेंट फ्री अकोमोडेशन. रेंट फ्री कौन सा? अनफर्निश अकोमोडेशन. याद आ रहा है? फर्निश नहीं, अनफर्निश अकोमोडेशन. और यहां पे भी सपोज आपके सैलरी से कुछ अमाउंट रिकवर्ड किया जाता है, exceed the rent recoverable or payable by the SSC. सपोज आपके सैलरी से फॉर दिस परक्विजिट कुछ अमाउंट रिकवर किया जाता है तो वो हम डिडक्ट करेंगे और बचा हुआ क्या करेंगे? हम टैक्सेबल करेंगे. तो यहां तक हमने देखा था रेंट फ्री अकोमोडेशन जब खुद का घर हो तब, और खुद का घर नहीं है रेंट पे लेके गए तब. तो हमने ये सारे कैलकुलेशंस देख लिए. करेक्ट. फाइनली यहां तक हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन का अनफर्निश जो ओन्ड है और जो रेंट बेसिस पे वो खत्म कर दिया. तो देखिए यहां पे हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा हुआ है. सो अगले वीडियो में या तो हम और थ्योरी लेके आएंगे या तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स बाद में भी कर सकते हैं, थ्योरी भी बाद में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थ्योरी इंपॉर्टेंट है. पहले वो खत्म करते हैं फिर उसके बाद में प्रॉब्लम. तो दोनों में से एक कोई भी अगली वीडियो आ सकती है. तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऑफ दीज आर वेरी वैल्यूएबल टू अस.